वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की प्रिपरेशन के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज चली है उसकी आज की ऑनलाइन क्लास जो है आ चुकी है और आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे व्यूअर्स की डिमांड पर हम जो है आज की क्लास में कंप्यूटर सेक्शन और जीके सेक्शन जो है वो मिक्स लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, कंबाइन यहाँ पर जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं और जीके सेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर सेक्शन भी डिस्कस करेंगे जिसमें आपकी क्विक रिवीजन भी होगी, साथ में मॉक टेस्ट तो आपका रोज रहता ही है और बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाऊंगा। सो आपको इस लाइव प्रीमियर में एंड तक बने रहना है। लाइव चैट में अपना उत्तर बताना है। 10 से 15 सेकंड का समय आपको दिया ही जाता है हर प्रश्न में जो है, जिससे आपकी जो है क्विक रिवीजन होती है। ठीक है, तो व्यूअर्स जो है जल्दी से जुड़ जाइए और हम अभी जो अपना सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा आज का पहला प्रश्न जो है वो इस तरह से यहाँ पे दोनों मीडियम में आपसे पूछा जाता है, हिंदी भी इंग्लिश भी, तो आप अपने हिसाब से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं मीडियम। पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल में परिशुद्ध सेल संदर्भ का उदाहरण है? जल्दी से बता दीजिए लाइव चैट में। तो इसका आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच लेयर इन द ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रॉ बिट्स ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। ISO OSI रेफरेंस मॉडल में वह स्तर कौन सा है जो रॉ बिट्स को संचार चैनल के पार प्रसार के लिए उत्तरदायी है? जल्दी बताइए। फिजिकल चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल, नेटवर्क है, डाटा लिंक है या फिर ट्रांसपोर्ट है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। फिजिकल आपके पास जो कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है, संचार चैनल है, आपके पास ये उत्तरदायी रहता है ISO OSI रेफरेंस मॉडल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द TCP IP प्रोटोकॉल सूट। जल्दी से बता दीजिए, निम्न में से किसने TCP IP प्रोटोकॉल सूट विकसित किया था? बॉब कान एंड विंट सर्फ ने, या फिर लैरी पेज एंड सर्गे जो ब्रिन है आपके पास उन्होंने, या फिर लियोनार्ड क्लेइनोरॉक तथा पॉल ब्रान ने, या फिर डेनिस रिची तथा केन थॉम्पसन ने? जल्दी से बता दीजिए अपना उत्तर। क्विक रिवीजन आपकी रहने वाली है। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन ए। बॉब कान तथा विंट सर्फ जो थे उन्होंने आपके पास TCP IP प्रोटोकॉल सूट जो है वो डेवलप किया था। आपको याद रखना है, TCP IP प्रोटोकॉल जो आपके पास था वो किसने सूट किया था? बॉब कान तथा विंट सर्फ ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP एड्रेस वर्जन 4 के लिए? जल्दी से बता दीजिए कौन सा जो इसमें से अमान्य IP एड्रेस है वर्जन 4 का? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आपके पास वर्जन 4 IP एड्रेस के लिए जो है वो सही रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ मैक, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस में कितने बिट होते हैं? जल्दी से बता दीजिए। 32, 128, 16 या फिर 48? बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि एडवांस लेवल के प्रश्न लेकर आइए, तो आज की वीडियो में जो है आप आगे आगे देखिए बहुत सारे एडवांस लेवल के आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन डी 48। ठीक है, 48 बिट्स जो है आपके पास रहते हैं मैक एड्रेस में। अगला प्रश्न है, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर टू टाइप्स ऑफ। सिंगल मोड तथा मल्टी मोड किसके दो प्रकार हैं? थिक इथरनेट केबल के, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के, AUI ड्रॉप केबल के, या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल के? काफी अच्छे तरीके से सभी जो व्यूअर्स जुड़ते हैं और काफी तरीके से सभी जो है आंसर्स भी करते हैं यहां पर। So the right answer is option D, optical
फाइबर केबल, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड जो है आपके पास ऑप्टिकल फाइबर केबल के दो टाइप्स हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई नेटवर्किंग? वाईफाई नेटवर्किंग के लिए जो IEEE है मानक, वो क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से बता दीजिए जल्दी। इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन सी। ठीक है, 802.11 जो है आपके पास वाईफाई नेटवर्किंग के लिए IEEE का सही मानक है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस, ठीक है, परास निजी उपयोग के लिए आरक्षित, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ आईपी एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट यूज? जल्दी से बताइए, प्राइवेट यूज के लिए कौन सा आईपी एड्रेस की रेंज जो है रिजर्व रहती है? इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है, ये आईपी एड्रेस जो है इसकी यहां से यहां तक, ठीक है, ये आपके पास रेंज दी गई है आईपी एड्रेस की, तो यहां से यहां तक जितना भी आईपी एड्रेस है वो आपके पास प्राइवेट यूज के लिए रिजर्व रहते हैं। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज द लॉन्गेस्ट रेंज? निम्न में से किस बेतार संचार तकनीक की परास जो है सबसे लंबी है? बता दीजिए जल्दी, वाईफाई की, ठीक है, या फिर IRDA जो आपके पास रहता है, या फिर ब्लूटूथ, या फिर RFID? बता दीजिए जल्दी से, ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सो आपके पास रहेगा वाईफाई। ठीक है, वाईफाई की जो आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसकी रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है इन सभी में से। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम? निम्न में से कौन सा बिना निर्देश का प्रसार माध्यम है? OFC, माइक्रोवेव्स, UTP, या फिर कोक्सियल केबल? काफी सही, सभी आंसर दे, तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? बी, ऑप्शन बी, माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव्स जो आपके पास अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी कि FCFS, राउंड रॉबिन एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, आपको बताना है आर द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आपको जो है यहां पर डैश के स्थान पर बताना है, ब्लैंक के स्थान पर आपको बताना है कि क्या आएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन था शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो आपके पास शेड्यूल एल्गोरिथम है वो क्या है? जल्दी बता दी, किसके लिए है? सो इसका सही उत्तर आपके पास करेगा CPU। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड राउंड रॉबिन एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है आपके पास CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अ डैश इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। बता दीजिए, अ डैश इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन, सेमाफोर, या फिर डेडलॉक प्रोसेस? जल्दी बताइए, एप्लीकेशन, सेमाफोर, डेडलॉक, या फिर प्रोसेस? इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? प्रोसेस। ठीक है, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस जो है एक निष्पादन में एक प्रोग्राम है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री एंड ओपन सोर्स? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रचालन प्रणाली मुफ्त तथा खुला स्रोत है? मैक, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज? जल्दी से बता दीजिए, कौन सी कंप्यूटर प्रणाली है जो प्रचालन प्रणाली जो मुफ्त तथा खुला स्रोत है? जल्दी बताइए।
इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा लिनक्स या फिर लाइनक्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आपको बताना है। वर्ड प्रोसेसर है, पेंट ब्रश है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर म्यूजिक प्लेयर है। जल्दी बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल। सो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मान्य वर्जन नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, वैलिड वर्जन कौन सा नहीं है इसमें से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का? विंडोज 7, विंडोज 9, विंडोज 10, सॉरी विंडोज 8 एंड विंडोज 10। काफी तरीके के सभी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं और काफी तरीके से सभी जो है उत्तर दे रहे हैं। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा विंडोज 9। ठीक है, विंडोज 9 जो है आपके पास एक वैलिड वर्जन नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी विंडोज 7, 8 और 10 जो है आपके पास ये क्या रहेंगे? वैलिड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, विच इज द वर्चुअल असिस्टेंट फॉर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का आभासी सहायक कौन सा है? ठीक है, जल्दी बताइए विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वर्चुअल असिस्टेंट क्या रहेगा? एलेक्सा, बिक्सबाई या फिर कोटाना या फिर सीरी। जल्दी से बताइए। विंडोज 10 पे जिन्होंने काम किया है उनको पता ही होना चाहिए ये। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? सी, कोटाना। ठीक है, कोटाना जो है आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट की तरह एक्ट करता है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगला प्रश्न है, विच इज द शॉर्टकट की इन विंडोज टू शो द रन बॉक्स वेयर यू कैन टाइप कमांड्स। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, विच इज द शॉर्टकट की इन विंडोज टू शो द रन बॉक्स वेयर यू कैन टाइप कमांड। रन बॉक्स को शो करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की आपको यूज करनी पड़ेगी? आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जल्दी बताइए। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑल्टर प्लस शिफ्ट आर प्लस CTRL प्लस आर, विंडोज प्लस आर। जल्दी से बताइए। सो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? विंडोज प्लस आर। विंडोज प्लस आर जो है आपके पास ये शॉर्टकट की रहेगी। ठीक है, विंडोज में आपको जो अगर रन बॉक्स जो है चाहिए जहां पर आप जो है कमांड्स टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट डैश इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम बिल्ट इनटू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट जो है कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट डैश माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट एंटीवायरस प्रोग्राम है। कौन सा? जल्दी से बता दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम जो है बिल्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? सी, डिफेंडर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो है आपके पास एक ऐसा एंटीवायरस प्रोग्राम है जो बिल्ट किया गया है किसमें? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगला प्रश्न आपके पास, विच इज द कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग्स। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। कंट्रोल पैनल, कमांड प्रॉम्प्ट या फिर नोटपैड या फिर MS ऑफिस। इसमें से कौन सा जो है कंपोनेंट प्रोवाइड करता है आपको एबिलिटी सिस्टम सेटिंग को देखने और बदलने के लिए? बता दीजिए जल्दी से, ये आपके लिए सिंपल सा होना चाहिए। इसका सही उत्तर आपके पास है ए, कंट्रोल पैनल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच इज अ वे टू बूट अ विंडो बेस्ड प्रो कंप्यूटर इन डायग्नोस्टिक मोड व्हेन देयर इज अ सिस्टम क्रिटिकल प्रॉब्लम दैट इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ विंडोज। ठीक है, कहता है कि इनमें से कौन सा नैदानिक मोड एक विंडोज आधारित कंप्यूटर बूट करने का तरीका है? ठीक है, जब सिस्टम की जटिल समस्या विंडोज के सामान्य प्रचालन में जो है दखल करती है। कोल्ड बूट, वार्म बूट, सेल्फ मोड, कमांड मोड। जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? सेफ मोड। ठीक है,
जब आपके पास सिस्टम की जो है वो जटिल समस्या, ठीक है, यानी कि जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है वो विंडोज के नॉर्मल ऑपरेशन जो ऑपरेशन चलते हैं, ठीक है, उसमें जो है इंटरफेयर करती है, तब आपके पास जो है वो सेव मोड आप जो अप्लाई कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द मेन जॉब ऑफ ए सीपीयू इज टू। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज, या फिर बोथ ए एंड बी। जल्दी से बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? अगर हम बात करें सीपीयू की, तो उसका काम क्या रहता है? एक तो डाटा इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग भी रहता है, ठीक है, तो उसको प्रोसेस करना भी रहता है। साथ में दोस्तों यहां पर जो अगर हम बात करें तो वो आपके पास जो है जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको भी कैरी आउट करता है, ठीक है। तो यहां पे जो है आपका ऑप्शन क्या रहेगा सही? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, याद रखना है आपको। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द इंस्ट्रक्शन कोड यूज्ड इन मशीन और असेंबली लैंग्वेज विच स्पेसिफाइज द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द सीपीयू इज। सीपीयू के मूलभूत प्रचालनों के विवरण के लिए मशीन तथा असेंबली भाषा में प्रयुक्त निर्देश कोड क्या है? ओपी कोड है, मशीन कोड है, इंस्ट्रक्शन कोड, या फिर ये सभी हैं? जल्दी बताइए। सीपीयू के बेसिक ऑपरेशंस को कौन सा कोड जो है स्पेसिफाई करता है? किसमें? मशीन और असेंबली लैंग्वेज में। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ओपी कोड, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीसीज आर कंसीडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन। निजी कंप्यूटर को जो है वो क्या किया जाता है? चौथी पीढ़ी का माना जाता था। उसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन, डाटा, वैक्यूम ट्यूब या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स। ये काफी ज्यादा बार जो है पूछा गया प्रश्न है। हमने एक तरह से ये रिपीटेड प्रश्न ही है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। जितने भी हमारे सेशन हुए उसमें घुमा फिरा कर ये प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? माइक्रो प्रोसेसर। जो पर्सनल कंप्यूटर्स आपके पास रहते थे फोर्थ जनरेशन में, वो क्या कुछ उसमें क्या होता था? माइक्रो प्रोसेसर्स होते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, which option is used for increasing and decreasing the speed of the cursor of mouse। माउस कर्सर की गति को बढ़ाने और घटाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयुक्त होता है? सेटिंग, कंट्रोल, कंट्रोल पैनल, या फिर ड्राइव। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपके पास? कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल ऑप्शन को जो है आप इस्तेमाल करके जो है वो आपके पास जो स्पीड रहेगी कर्सर की, माउस का कर्सर जो रहता है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ। ट्रैक बॉल किसका एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस, प्रोग्रामिंग डिवाइस। जल्दी से बताइए इसका भी उत्तर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपके पास? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, which printers have tiny hammer like keys that strike the paper through an inked ribbon। जल्दी से बताइए किस प्रिंटर में छोटी हथौड़ी जैसी की लगी होती है, ठीक है, जो एक स्याही वाली रिबन से पेपर पर घात करती है, स्ट्राइक करती है। जल्दी से बताइए। इंकजेट, नॉन इंपैक्ट, लेजर, प्रिंटर का टाइप बताइए। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपके पास? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ना ही इंकजेट में लगी होती है, ना ही नॉन इंपैक्ट में, और ना ही लेजर में। अगला प्रश्न है आपके पास, स्टोरेज डिवाइसेस में भी। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? ब्लॉक असेस टाइप ओनली, सीक्वेंशियल असेस टाइप ओनली, या फिर डायरेक्ट असेस टाइप ओनली, या फिर बोथ ए, बी एंड सी। जल्दी से बताइए। सो जल्दी से बताइए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा?
अगर स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें हम यहाँ पर, तो आपके पास वो ब्लॉक असेस टाइप भी होते हैं और सीक्वेंशियल असेस टाइप भी होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे आपके पास ब्लॉक असेस टाइप भी और सीक्वेंशियल असेस टाइप भी है जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सीडी रोम इज मैग्नेटिक मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका भी उत्तर। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द बेस और रेडिक्स ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज। दशमलव संख्या प्रणाली का आधार या रेडिक्स है 2, 10, 8 या 16। जल्दी बताइए बेस क्या रहेगा आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम का। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन बी, 10। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास द यूनिकोड बाइनरी सिस्टम यूजेस डैश बिट्स पर बाइट। जल्दी से बताइए यूनिकोड बाइनरी सिस्टम जो है वो कितने बिट्स पर जो है पर बाइट यूज करता है, 16, 32, 64 या फिर 128। इसका सही उत्तर आपके थ्रू आना चाहिए, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए, यूनिकोड बाइनरी सिस्टम जो है 16 बिट्स पर बाइट जो है वो यूज करता है। अगला प्रश्न है आपके पास एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। ठीक है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। जल्दी से बताइए। उसके लिए जो है वो वैकल्पिक कंप्यूटर विशेष शब्दावली क्या है बग के लिए। सक्यूड है, ग्लिच है, स्लग है, लीच है। अल्टरनेटिव बता दीजिए इसके लिए। इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा बी, ग्लिच। ठीक है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में जो आपके पास एरर आता है उसे बग भी कहते हैं, बट अल्टरनेटिव कंप्यूटर अगर हम उसे कहें, ठीक है, अल्टरनेटिव कंप्यूटर जो आपके पास जार्गन रहता है तो उसे हम ग्लिच कहते हैं। अगला प्रश्न है विच इज ट्रू अबाउट स्यूडोकोड। जल्दी से बताइए स्यूडोकोड के संदर्भ में कौन सा सही है, मशीन लैंग्वेज, एन असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। बात करेंगे हम स्यूडोकोड की तो ना तो आपके पास मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज भी नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं, तो आपके पास ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंपाइलर्स आर। कंपाइलर्स क्या है, ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड है, ठीक है, डिपेंडेंट है, या फिर ओनली हार्डवेयर डिपेंडेंट है, या फिर सी बोथ ए एंड बी डिपेंडेंट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कंपाइलर्स किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे आधारित है। कंपाइलर्स की अगर हम बात करें तो कंपाइलर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं आपके पास कंपाइलर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन या फिर वर्ड प्रोसेसिंग। इसका भी उत्तर जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है मल्टी प्रोग्रामिंग इज मेड पॉसिबल बाय। मल्टी प्रोग्रामिंग किसके द्वारा संभव है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, वर्ड प्रोसेसर के द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट्स दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सीपीयू, या फिर बोथ ए एंड सी। जल्दी से बता दीजिए किसके द्वारा जो है मल्टी प्रोग्रामिंग संभव है। आपके पास राइट आंसर क्या रहेगा, मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्ड प्रोसेसर दोनों से ये जो है संभव है। तो आपके पास सॉरी बी वर्ड प्रोसेसर से ये संभव नहीं है। ठीक है, बाकी जो आपके पास सीपीयू को जो है इंडिपेंडेंटली जो आपके पास ठीक है ऑपरेट करते हैं,
इनपुट आउटपुट डिवाइस उनके द्वारा भी है जो आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो संभव है। तो ऑप्शन ए और सी जो आपके पास सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, ठीक है, बोथ ए एंड सी आपको याद रखना है। बोथ एंड सी जो है मल्टी प्रोग्राम लैंग्वेज के लिए, मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए जो है वो पॉसिबल है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है while working with MS DOS, ठीक है, which command is used to copy a specific file from one disk to another। MS DOS के साथ काम लेते समय एक निश्चित फाइल फॉर्म को एक डिस्क से अन्य में कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड जो है प्रयुक्त होता है, जल्दी से बता दीजिए। डिस्क कॉपी कमांड, रीनेम या इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कॉपी कमांड, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास अ विंडो दैट इज डिस्प्लेड वेयर एवर द प्रोग्राम रिक्वायर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू इज कॉल्ड ए और एन, टूल बार, मेन्यू बार, या फिर फिल्म स्ट्रिप या फिर डायलॉग बॉक्स, जल्दी से बताइए। सो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा, डी, डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास टू सिलेक्ट अ लाइन इन एमएस वर्ड प्रेस दिस की एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस, दिस की इज, ठीक है। अगर आपको एमएस वर्ड में एक लाइन चुनने के लिए यह की दबाकर वाक्य में कहीं पर भी क्लिक करें, ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सी की है, वो शिफ्ट है, CTRL, ऑल्टर या फिर ये सभी हैं। अगर आपको जो है एमएस वर्ड में लाइन सिलेक्ट करनी है तो आप जो है इस की का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, और आपको कहीं भी क्लिक करना है सेंटेंस पे, जल्दी से बताइए। सो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा, बी, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल की आप यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट्स, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसमें संबंधित वर्कशीट तथा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वर्कबुक में, कॉलम में, सेल में या फिर फॉर्मूला में, इसका भी उत्तर जल्दी से बता दीजिए। काफी तरीके से सभी व्यूअर जो है जुड़ रहे हैं और काफी तरीके से उत्तर भी दे रहे हैं अपने, काफी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जो आपकी चली हुई है। तो यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन रहेगा वर्क बुक, ठीक है। इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम वर्कबुक कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड्स इन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको अगर कस्टम टाइमिंग जो है सेट करनी है तो आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, जल्दी बताइए। स्लाइडर टाइमिंग, स्लाइड शो सेटअप या फिर रिहर्सल टाइमिंग या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपके पास, ऑप्शन सी, रिहर्सल टाइमिंग, ठीक है, याद रखना है आपको। और आगे हम जो है जीके सेक्शन भी कंप्लीट करेंगे आज ही की वीडियो में, ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न जो है आपके पास आज गया है हिमाचल जीके से, ठीक है, मैंने कहा था ना जीके सेक्शन भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जीके का ये रहेगा, प्रांगला पास जो है आपका हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, जल्दी से बताइए। हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी श्रृंखला में जो है वो प्रांगला दर्रा स्थित है, शिवालिक में, धौलाधार में, जास्कर में या इनमें से कोई नहीं, जंस्कर, जास्कर, ठीक है, तो बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपके पास, ऑप्शन सी, जास्कर, ठीक है, जास्कर भी कहते हैं, यहाँ पे जंस्कर है, बट यहाँ पे आप जब बुक्स में पढ़ोगे तो वहां पे जास्कर आपको मिलेगा, जो आपको तिब्बत से भी अलग करता है यही जास्कर पर्वत, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नागरू पहाड़ी स्थित है, जल्दी से बताइए। मंडी में है, कुल्लू में है, किन्नौर या लाहौल स्पीति, नागरू पहाड़ी। तो काफी तरीके से सभी जो उत्तर आ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपके पास, मंडी जिले में, ठीक है, मंडी जिले में जो आपके पास नागरू माउंटेन्स है, ठीक है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राहला पानी का जो है सोता स्थित है, राहला वाटर स्प्रिंग जिसे हम कहते हैं
वो आपके पास किस जिले में स्थित है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, मंडी, कुल्लू या कांगड़ा में? इसका उत्तर भी जल्दी से बता दीजिए। सो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? सी, कुल्लू में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुकिला मुकिला हिमनद जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुकिला ग्लेशियर, जल्दी से बताइए। लाहौल स्पीति में है, चंबा में है, किन्नौर में या सिरमौर में? मुकिला ग्लेशियर। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ए, लाहौल स्पीति में। हिमाचल जीके से संबंधित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में भादल नदी किसकी सहायक नदी है? रावी की, सतलुज की, ब्यास की या फिर यमुना की? भादल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? रावी, सतलुज, ब्यास या यमुना की? बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन ए, रावी नदी की सहायक नदी जो है वो भादल नदी है। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे इतिहास के कुछ झरोखों में ले चलता है हमें। तो जहांगीर ने कांगड़ा की मुलाकात कब ली? यानी कि जहांगीर जो है वो कांगड़ा कब आया था? किस वर्ष? 1620 में, 1622 में, 1625 या 1627 में? जल्दी से बताइए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन बी, 1622 ईस्वी में जहांगीर जो है वो कांगड़ा आया था। अगला प्रश्न है, नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? हिंडूर, बनेड़ या फिर बानेद, जिसे कहते हैं कहलूर, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? जल्दी से बता दीजिए। सो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? ए, हिंडूर। ठीक है, हिंडूर जो है नालागढ़ का पुराना नाम था या है, कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में 1956 में गठित प्रादेशिक काउंसिलिंग का सभापति किसे चुना गया था? जल्दी से बताइए। हिमाचल प्रदेश में जो 1956 में आपके पास प्रादेशिक काउंसिलिंग गठित हुई थी, उसका सभापति किसे चुना गया था? डॉक्टर वाई एस परमार को, ठाकुर रामलाल को, ठाकुर करम सिंह को या जयवंत राम को? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन सी, ठाकुर करम सिंह को। ठाकुर करम सिंह को जो है वो सभापति चुना गया था जब 1956 में जो है आपके पास हिमाचल प्रदेश जो प्रादेशिक यहाँ पे काउंसलिंग की घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में मंडी विभाग कितने जिलों का बना है? जल्दी बताइए। मंडी डिवीजन जो आपके पास 3 का, 4 का, 5 का या 6 का? सो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन सी, 5 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? लोक आयुक्त कह सकते हैं कौन थे? न्यायाधीश टीवी टाटाचारी या फिर न्यायाधीश आरबी मिश्रा, न्यायाधीश पीसी बालकृष्ण मेनन या फिर न्यायाधीश एलएस पंत? इसका उत्तर भी जल्दी से बताइए। आपके उत्तर का हमें इंतजार है, काफी सरल सा प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास ऑप्शन ए, न्यायाधीश टीवी टाटाचारी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाई एस परमार किसान स्वरोजगार योजना किस वर्ष दाखिल की गई? जल्दी से बताइए। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाई एस परमार किसान स्वरोजगार योजना जो किस वर्ष दाखिल की गई? 2003 में, 2009 में, 2012 में, 2014 में? सो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? 2014 में जो है हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाई एस परमार किसान स्वरोजगार योजना जो है वो दाखिल की गई, इंट्रोड्यूस की गई। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश निम्न में कौन सा भारत का मशरूम शहर से प्रसिद्ध है? शिमला, धर्मशाला, सुंदरनगर या सोलन? जल्दी बताइए। मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। ये तो काफी सिंपल सा, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? डी, सोलन। सोलन को जो है मशरूम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश ने जल शक्ति नीति का गठन किस वर्ष किया? 2002, 2003, 2004 या 6? जल्दी बताइए। जल शक्ति नीति का गठन, हाइड्रो पावर जो पॉलिसी थी आपके पास हिमाचल प्रदेश में कब फॉर्मुलेटेड की गई?
सो इसका सही उत्तर आपके पास क्या है? 2006 में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भोटी भाषा बोली जाती है? सोलन में, बिलासपुर में, हमीरपुर में या लाहौल स्पीति में? सो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा दोस्तों लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में जो है आपके पास भोटी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में किसकी स्तुति के लिए सुही लोकगीत गाया जाता है? रानी नैना देवी के, रानी चंपावती के, रानी लक्ष्मीबाई के या इनमें से कोई नहीं? सुही फोक सॉन्ग जो है वो किसकी स्तुति के लिए गाया जाता है? ये आपको आना चाहिए। खासकर चंबा जिला के, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? रानी नैना देवी। ठीक है, रानी नैना देवी की स्तुति के लिए जो है सुही गीत गाया जाता है, ये लोकगीत है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास है, बाबर के मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर के मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर का था या फिर औरंगजेब था? लाइव चैट में अपना उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ए हुमायूं। ठीक है, आपको याद रखना है, हुमायूं जो था वो बाबर के मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? ये बता दीजिए जल्दी से, ये आपने पढ़ा भी होगा स्टार्टिंग से ही, बेसिक से ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने जो आपके पास अकबरनामा लिखा था। अगला प्रश्न है, प्रथम भक्ति आंदोलन आयोजित किया गया था? प्रथम भक्ति आंदोलन जो है वो आयोजित किया गया था रामदास द्वारा, जो आपके पास रामानुजाचार्य थे उनके द्वारा, नानक द्वारा या फिर मीराबाई द्वारा? सो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य द्वारा जो है आपके पास प्रथम भक्ति आंदोलन जो है वो आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विरोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, कौन सा नहीं था? लखनऊ नहीं था, कानपुर नहीं था, आगरा या फिर झांसी? सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आगरा जो था वो जब 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, उस समय महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। बाकी लखनऊ, कानपुर और झांसी जो थे ये महत्वपूर्ण केंद्र रहे थे 1857 के विद्रोह के। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि सत्य एक परम वास्तविकता है तथा वह ईश्वर है? विवेकानंद ने, एम के गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर दयानंद सरस्वती ने? जल्दी से बताइए। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी? जल्दी से बताइए। आपके पास राइट आंसर रहेगा एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि सत्य एक परम वास्तविकता है तथा वह ईश्वर है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? जल्दी बताइए, यूएसए का, यूके का, रूस का या भारत का? सो ये तो आपको आना ही चाहिए कि सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। ये है हमारे प्यारे हिंदुस्तान का, यानी कि भारत का सबसे लंबा लिखित जो है वो संविधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को किसकी गारंटी देता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के समक्ष समानता तथा विधि का सम्मान, संरक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं? बता दीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, विधि के समक्ष समानता तथा विधि के सम्मान, संरक्षण देता है, इक्वलिटी देता है, लॉ बिफोर लॉ, ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन देता है लॉस की भी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति होते हैं लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? जल्दी से इसका भी उत्तर बता दीजिए। उपराष्ट्रपति जो है
कौन से सदन का सदस्य होता है या फिर होता ही नहीं है, जल्दी से बताइए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा, किसी भी सदन का सदस्य जो है नहीं होता उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस विधेयक द्वारा सरकार वार्षिक राजस्व उगाही का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, जल्दी बताइए। जो एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन होती है, ठीक है, उसका जो प्रपोजल प्रेजेंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, वो किस बिल के द्वारा किया जाता है, जल्दी बताइए। किस विधेयक द्वारा, धन विधेयक द्वारा, वित्त विधेयक द्वारा, या फिर ऑर्डिनेंस द्वारा, अध्यादेश द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक द्वारा जो है आपके पास ये प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, विली विली है एक, विली विली क्या है, ऑस्ट्रेलिया के समीप जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, भारत के समीप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ज्वालामुखी पहाड़ियां हैं, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा, ऑस्ट्रेलिया के समीप जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो नियर ऑस्ट्रेलिया विली विली कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं कुछ एडवांस लेवल के प्रश्न के साथ कंप्यूटर्स के, ठीक है। तो यहां पर हमारा अगला प्रश्न है, The dash of two database tables contain all the rows which are common in both tables. दो database tables की dash वह सभी पंक्तियां धारण करता है जो दोनों tables में सामान्य है, क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ज्वाइन, इंटरसेक्शन या फिर यूनियन, जल्दी से बता दीजिए इसका भी उत्तर। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो है आप पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो आप उत्तर जल्दी से बता दीजिए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ टू डाटाबेस टेबल कंटेन्स ऑल द रोज विच आर कॉमन इन बोथ टेबल्स, ठीक है, जो दोनों टेबल्स में जो कॉमन रहते हैं वो आपके पास कंटेन करता है सभी तरह के रोज को। अगला प्रश्न है, which of the following is the correct SQL query that fetches the different surname from employee table without any duplicate values, जल्दी से बता दीजिए। निम्न में कौन सी SQL जो क्वेरी है सही है जो दोहराए बिना एम्प्लॉय टेबल से विभिन्न सरनेम का फेच करती है, यानी कि आनयन करती है। इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन डी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सरनेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये आपके पास जो है एसक्यूएल क्वेरी रहेगी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीएमएस जिसे हम कहते हैं वो कौन सा नहीं है, ऑरेकल नहीं है, मोंगो डीबी नहीं है, माई एसक्यूएल नहीं है, एमएस एसक्यूएल सर्वर नहीं है, जल्दी से बताइए, ये आपको आना ही चाहिए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा, मोंगो डीबी, आपको याद रखना है मोंगो डीबी जो है आपके पास एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। बाकी ऑरेकल आ गया, माई एसक्यूएल आ गया, एमएस एसक्यूएल सर्वर आ गया, ये तीनों जो है आपके पास वो क्या रहते हैं, आरडीएमएस सिस्टम में, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए, ठीक है, अगला प्रश्न है सॉरी, व्हाट इज ठीक है, टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, दिए गए जो है आपके पास बाइनरी नंबर का सेकंड्स जो कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा, काफी अच्छे तरीके से सभी जो उत्तर दे रहे हैं तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा, 1100111, ठीक है, आपके पास सही रहेगा। अगला प्रश्न है आपके पास, दिए गए नंबर के तुल्य बाइनरी नंबर कौन सा है, जल्दी से बताइए। 123 और बेस में 10 के तुल्य जो है आपके पास बाइनरी नंबर कौन सा है, जल्दी बता दीजिए इसका उत्तर। सो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुलियन अलजेब्रा समीकरण को डी मॉर्गन नियम कहते हैं, जल्दी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा इक्वेशन इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ,
ऑप्शंस आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिए गए हैं, वहां से आप सिलेक्ट करके ऑप्शन बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है बुलियन अलजेब्रा इक्वेशन है, जिसे हम डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट। निम्न में कौन सी एक सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट है? मल्टीप्लेक्सर, या फिर फ्लिप फ्लॉप, या फिर डिकोडर, या फिर एडर? जल्दी से बताइए। सो इसका राइट आंसर रहेगा बी, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप जो आपके पास एक सीक्वेंशियल डिजिटल सर्कल है। अगला प्रश्न है आपके पास, व्हाट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। ठीक है, ये कौन सी तरह का जो है आपके पास, किस प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर है? जल्दी से बताइए, किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर है? स्टैक है, एरे है, लिंक्ड लिस्ट है, या फिर ट्री है? जल्दी से बताइए। ये थोड़े एडवांस लेवल के प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा एडवांस आपको होना पड़ेगा इसके लिए, तो जल्दी से बताइए। नीचे दी गई आकृति में किस प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर दर्शाया गया है? स्टैक, एरे, लिंक्ड लिस्ट, या ट्री? इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, आपके पास इसको क्या कहेंगे? ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम जो है वो लिंक्ड लिस्ट कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज अ बाइनरी सर्च ट्री। इनमें से कौन सा ट्री जो है बाइनरी सर्च ट्री है? जल्दी से बता दीजिए, कौन सा ट्री बाइनरी सर्च ट्री है? यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शंस जो है आप देख सकते हैं। आपको बाइनरी सर्च ट्री बताना है कि इसमें से कौन सा ट्री है वो। सो ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। ये आपके पास जो है वो बाइनरी ट्री सर्च ट्री है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाउ मेनी कंपैरिजन ऑपरेशंस विल बाइनरी सर्च एल्गोरिथम टेक टू सर्च द एलिमेंट 6 इन द एरे। जल्दी से बताइए, दी गए एरे में अवयव 6 को सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कितने कंपैरिजन जो है ऑपरेशन लेगा? जल्दी बताइए। ये आपके पास एरे दिए गए हैं, एरे दिया गया है एक, और उसमें आपको अगर 6 सर्च करना है, एलिमेंट से 6 जो है सर्च करना है। ठीक है, तो आपके पास कितने कंपैरिजन ऑपरेशन लेगा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम? जल्दी से बताइए उत्तर अपना। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। जल्दी से बताना है कि कौन सी डाटा संरचना को जो है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट संरचना भी कहते हैं? ट्री को, एरे को, क्यू को, या फिर स्टैक को? ये आपके पास डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही प्रश्न है अभी, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सी डाटा संरचना को कहते हैं? इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा क्यू। ठीक है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो आपके पास, उसे जो है हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर सपोर्ट्स पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। इनमें कौन सी डाटा संरचना जो है पुश तथा पॉप प्रचालनों को जो है सपोर्ट करती है? इसका उत्तर बता दीजिए, क्यू, ट्री, लिंक्ड लिस्ट, या फिर स्टैक? इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन डी, स्टैक। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर फॉर सम प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। कुछ प्रोसेसिंग के लिए एक डाटा संरचना के प्रत्येक अवयव की मुलाकात कहलाती है, क्या कहलाती है? सॉर्टिंग, बैलेंसिंग, सर्चिंग, या फिर ट्रेवर्सिंग? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ट्रेवर्सिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है? ट्री है, हीप है, ग्राफ है, या फिर क्यू है? जल्दी से बताइए।
सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन डी, क्यू। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक अमान्य यूआरएल है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा एक अमान्य यूआरएल है। ऑप्शंस आपको दिए गए और आपको एक इनवैलिड यूआरएल बताना है, जल्दी से बताइए। सो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है कि आपके पास दिए गया ये यूआरएल जो है एक इनवैलिड यूआरएल है। बाकी जो आपके पास बी सी डी और ये यूआरएल दिए गए ये सारे जो है आपके पास वैलिड यूआरएल रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एचटीएमएल टैग टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट? अगर आपको एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में लाइन ब्रेक, ठीक है, दाखिल करना है तो उसके लिए कौन सा जो है एचटीएमएल टैग आप यूज करोगे? एचटीएमएल टैग आपके पास दिए गए, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो आपके पास राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब? जल्दी बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज? इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टाइल्स ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट इन अ वेब पेज? एक वेब पेज में एचटीएमएल अवयवों की स्टाइलों का वर्णन करने के लिए निम्न में से किस भाषा का उपयोग होता है? जावा का, सीएसएस का, पीएचपी का या जावास्क्रिप्ट का? जल्दी बताइए। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, सीएसएस लैंग्वेज का यूज होता है आपके पास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे जीके से रिलेटेड ही है। पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडिया विद, आपको बताना है कि पाक जल मरुमध्य जो है भारत को जोड़ता है पाकिस्तान से, मालदीव से, शिमला से या फिर भूटान से? जल्दी बताइए, पाक जल मरुमध्य जो है आपको किससे जोड़ता है? पाकिस्तान से जोड़ता है, मालदीव से जोड़ता है या फिर श्रीलंका से या भूटान से? जल्दी बताइए, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? सी, श्रीलंका से जोड़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, द पूर्व तटीय मैदान इस नाम से भी जाने जाते हैं। पूर्व तटीय मैदान जो किस नाम से जाने जाते हैं? कोंकण तटीय मैदान की, गुजरात के मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या फिर मालाबार तटीय मैदान? जल्दी से बताइए, जो पूर्व तटीय मैदान है वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान जल्दी से बता दीजिए। कैलाश श्रृंखला है, हिमालय की श्रृंखला, हिंदू कुश श्रृंखला या फिर काराकोरम श्रृंखला? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन ए, कैलाश श्रृंखला। ठीक है, अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर बेंगलुरु में? आरबीआई का मुख्यालय, ये स्पेशल हमारे व्यूअर्स की डिमांड पर था। उनका कहना था कि आप जो है जीके और कंप्यूटर सेक्शन साथ में लेकर आइए, इसीलिए हम स्पेशल जो ये वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो जल्दी से बताइए आरबीआई का मुख्यालय। इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, मुंबई में। ठीक है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इज एट मुंबई। अगला प्रश्न है, कराधान एक औजार है, टैक्सेशन जो है इज अ टूल ऑफ? कीमत नीति का, वित्तीय नीति का, वेतन नीति का या फिर मौद्रिक नीति का? कराधान बता दीजिए जल्दी से। काफी तरीके से भी उत्तर दे रहे हैं, तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन बी, वित्तीय नीति का। ठीक है, कराधान जो एक वित्तीय नीति का औजार है।
अगला प्रश्न है टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड आपको बताना है किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, फफूंद के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण? जल्दी बताइए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजोआ जो आपके पास टाइफाइड रहता है। इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन ए, जीवाणुओं के कारण। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण जो आपके पास टाइफाइड होता है। अगला प्रश्न है मेसोन कहां पाए जाते हैं? वेयर आर मेसोन फाउंड्स? कॉस्मिक रेज में, एक्स रेज में, गामा रेज में या लेजर बीम में? जल्दी बताइए, कॉस्मिक किरणों में, क्षक किरणों में, गामा किरणों में या लेजर बीम में जो आपके पास मेसोन रहते हैं? इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन ए, कॉस्मिक रेज। ठीक है, अगला प्रश्न है किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ? पथरी बनी होती है, ये भी जल्दी से बता दीजिए, पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की, सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, या फिर आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट की, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की? जल्दी से बताइए, पथरी किसकी बनी होती है? काफी तरीके से व्यूअर्स जो हैं उत्तर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट से। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट से जो पथरी आपकी बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वन वर्ड जो है सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ गया है। अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट इज? जल्दी से बताइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आपको बताना है कि इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा। अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट इज? जल्दी बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है मीनिंग ऑफ द इडियम हैव अ फुट इन द ग्रेव इज? आपको जल्दी से बताना है। ठीक है, इस मुहावरे का तो बता दीजिए, हैव अ फुट इन द ग्रेव इज? बी अफ्रेड टू डाई, हैव नो इंटरेस्ट इन लाइफ, बी क्लोज टू डेथ और हैव एन इनक्यूरेबल डिजीज? जल्दी से बताइए, हैव अ फुट इन द ग्रेव। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी क्लोज टू डेथ। जो मृत्यु के नजदीक हो उसे कहते हैं फुट इन द ग्रेव। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास हिंदी का यहाँ पे आ चुका है। हिंदी के यहाँ पे प्रश्न भी हम पूछते हैं, आपको पता ही हिंदी के भी आएंगे 3 से 4 प्रश्न आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम में। पुरुषोत्तम में समास है, ये काफी ज्यादा बार पूछा गया है। द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है? जल्दी से बता दीजिए, ये काफी ज्यादा बार जो है पूछा गया है। जिन्होंने एचपीएससी के एग्जाम दिए उनको पता ही है कि काफी ज्यादा बार जो है पूछा गया प्रश्न। पुरुषोत्तम में समास है, कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न है हाथ उठाना मुहावरे का अर्थ है? हाथ उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? जल्दी से बताइए, आशा छोड़ना, आश्रय देना, आरंभ करना या सहायता बंद करना? इसका उत्तर भी जल्दी से बता दीजिए, हाथ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? काफी तरीके से व्यूअर्स जो है उत्तर दे रहे हैं और आप सभी के कमेंट जो है पढ़े जा रहे हैं। काफी ज्यादा मजेदार ये भी हमारा सेशन रहा। ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा का ये भी हमारा सेशन चला है और काफी अच्छा चला है। सभी व्यूअर्स ने काफी अच्छे तरीके से ऑडियंस रिटेंशन यहाँ पे रखी। इसका सही उत्तर रहेगा आशा छोड़ना, ए। ठीक है, जो कि आप सभी ने अच्छे तरीके से उत्तर दिया। अगला प्रश्न है देवालय कौन सा शब्द है? देवालय, जल्दी से बता दीजिए, रूढ़ी है, यौगिक है, योग रूढ़ी है या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए, देवालय कौन सा शब्द है? रूढ़ी है, यौगिक है, योग रूढ़ी है या इनमें से कोई नहीं? हमें आपके जो है उत्तर का इंतजार है, तो जल्दी से बता दीजिए देवालय कौन सा शब्द है? इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? बी, यौगिक शब्द। ठीक है, देवालय जो है आपके पास एक यौगिक शब्द है। तो अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश के, तो तकरीबन 6 से 7 प्रश्न ही आपके पूछे जाएंगे, ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाएंगे। 6 से 7 प्रश्न या फिर 5 से 6 प्रश्न ही आपके जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपके जो है 2 से
3 मार्क्स के यहाँ पर आपके ये रहेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरिट में आने के लिए, तो 2 से 3 मार्क्स जो है हिंदी और इंग्लिश के रहेंगे, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। बाकी इसमें से अगर हम बात करें तो 46 मार्क्स जो आपके रहेंगे, बाकी अदर्स जीके रहेगा, चाहे वो हिमाचल जीके हो चाहे आपके पास इंडियन जीके हो, ठीक है। और हिमाचल जीके की बात करें तो हिमाचल जीके के भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपके पास वो रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। और जो बाकी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है, 25 से 26 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो आपके मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं, चाहे आपके पास वो इंडियन जीके में हिस्ट्री रहे, पोल साइंस रहे, इकोनॉमिक्स रहे, ज्योग्राफी रहे, ठीक है, जनरल साइंस रहे, वो सब कुछ जो है इन सभी 25-26 क्वेश्चंस में आपके पास होने वाला है। तो कुल मिलाकर 50 आपके पास क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 25 मार्क्स का आपका जीके सेक्शन रहने वाला है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 60 नंबर आपके बनते हैं कंप्यूटर सेक्शन में, ठीक है। तो मेरिट उस हिसाब से आपकी बन जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए, कुछ ऐसी ही मजेदार लाइव सेशंस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पर करवाई जाती है आपको हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी जो कि जॉब्स की यहाँ पे तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अपनी रिटेंशन जरूर रखें, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों कुछ नेक्स्ट सेशन में, कुछ अलग लेकर, कुछ नया लेकर और आपके लिए जो है फायदेदार लेकर। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।